जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी महाकुंभ की व्यवस्था को संभालने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे वो कौन व्यक्ति है, कौन है वो लोग, कौन इतने नासमझ लोग हैं या समझदार लोग हैं, समझदार सोच करके उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इतनी नासमझी वाली व्यवस्था कैसे कर सकते हैं वो लोग, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती। किसी एक स्थान पर जाने के लिए अगर एक रास्ता हो और उस रास्ते पर भीड़ ज्यादा हो जाए तो ऐसी घटना घटने का अंदेशा बिल्कुल रहता है, उसमें आपकी व्यवस्था काम नहीं आएगी। लेकिन किसी एक स्थान पर पहुंचने के लिए 30 मार्ग अगर हों तो वहां पर भीड़ जो है तो डिवाइड हो जाती है। तो 30 पीपा पुल बने थे इस महाकुंभ की व्यवस्था को संभालने के लिए। तो कभी 3 पुल खोले जा रहे हैं, कभी 7 पुल खोले जा रहे हैं, बाकी के पुल निष्क्रिय पड़े हैं। भीड़ उसी तरफ जाएगी जिस तरफ रास्ता चालू होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है, इस वीडियो में मैं ये खुलासे करूंगा, वहां मैं गया नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा चैनल क्राइम तक है, और मैंने क्राइम तक की वीडियो को देखा। उस वीडियो में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है कि किस तरीके की व्यवस्था सरकार ने किया था, लेकिन उस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का वहन जिम्मेदारी से नहीं किया, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। उनकी नजर में जो भी अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन अधिकारियों ने जानबूझ करके कोई गलती की है, लेकिन जब मामला बहुत सारे लोगों का हो और एक बड़ी घटना घटित हो जाती है, ऐसे समय में आपकी समझदारी का आकलन करना जरूरी हो जाता है कि क्या इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी, जिनको हम बहुत ही गुणवान समझदार समझते थे, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का वहन सही ढंग से किया? 27 तारीख को, 28 तारीख को ये 2 दिन ऐसे रहे जिनमें कुछ वीआईपी, कुछ क्या बहुत सारे वीआईपी लोगों ने भी अमृत स्नान किया। कुंभ के मेले में जो स्नान करने की जगह है, संगम जो जिसे कहा जाता है, गंगा जमुना का जहां पर मिलन होता है उसको संगम नोज कहते हैं। संगम नोज तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 30 मार्ग बनाए थे, जहां पर प्रयागराज से हम संगम तक पहुंच सकते थे। और ये 30 रास्ते, अगर उनमें से 15 रास्ते भी चालू होते, मतलब चालू तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन हर एक पुल का इस्तेमाल करने से दूरी संगम की बढ़ जाती है। शायद ये भी एक कारण रहा होगा, लेकिन ये कारण बहुत ही छोटा कारण है, इस तुच्छ कारण है ये दोस्तों। जब किसी जगह पर पहुंचने के लिए 30 मार्ग हो, वहां पर भीड़ को संभालना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन हमने 30 की जगह सिर्फ 3 पुलों का इस्तेमाल किया। याद रखिए 27 तारीख को, 27 तारीख को आपने देखा होगा कि अमित शाह जी भी अमृत स्नान कर रहे हैं, मिलिंद सोमन भी आए थे, किरण रिजिजू भी आए थे। सभी का वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अमित शाह का वीडियो हमने देखा है। तो यानी कि अगर कोई व्यवस्था होती है उसमें आम और खास, ये 2 कैटेगरी हमेशा से ही हमारे समाज में रही है, और इनका पलायन नहीं हो सकता, इनका गमन नहीं हो सकता। अक्सर करके ये चर्चा सुनने में आता है कि वीआईपी कल्चर की वजह से ये भगदड़ हुई। वीआईपी के लिए, खास लोगों के लिए अगर एक रास्ता रिजर्व कर दिया गया होता
उस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे विशेष मेहमान ही आएंगे जिनको हम खास का दर्जा देते हैं, और बाकी के 29 पुल सभी लोगों के लिए खुले रहते तो ये घटना शायद नहीं घटती। तो मैं वाकया ये बताता हूं दोस्तों आप लोगों को कि ये घटना किस तरीके से घटी और कौन है वो जिम्मेदार लोग जिनको कि हम बहुत समझदार समझते थे, जिनको कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको समझदार समझते हुए ये जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कहाँ चूक हो गई उनसे, उन्हीं बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पूरे आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिसको दी गई थी वो उनका नाम है विजय किरण आनंद। ये विजय किरण आनंद जी 2009 के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। कुल ऐसे 6 पुलिस अधिकारी थे जिनको इस महाकुंभ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लीड करने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम है विजय किरण आनंद। ये 2009 के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन इनसे भी कहाँ चूक हो जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 27 और 28 तारीख को बहुत सारे वीआईपी भी आए। वीआईपी लोगों के लिए अगर एक रास्ता रिजर्व कर दिया गया होता तो हमें किसी को रोक करके और किसी को रास्ता देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन खैर, जो भी व्यवस्था इन्होंने की वो मैं आपको बताता हूँ कि घटना क्या घटित हो गई। 27 तारीख को वीआईपी लोगों का आना हुआ और उनके आने की वजह से आम लोगों को पांटून पुल, जो 3 नंबर का पांटून पुल है, उसके पास भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उस पुल को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, 15-20 किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद में उस पुल के पास जब पता चलता है कि पुल बंद है, सुबह 4 बजे अमृत स्नान करेंगे यह सोच करके वो लोग वहीं पर रुक गए थे। 27-28 तारीख को जो लोगों को रोका गया उसका असर जो है 29 तारीख को देखने को मिला। दोस्तों, अगर मैं उस जगह पर होता ना तो वायरलेस पर आए हुए मैसेज को थोड़ा सा डिफाइन करके बता देता कि सर, हजारों लोगों की नहीं लाखों लोगों की भीड़ है और उन लाखों लोगों को रोकना यानी किसी सैलाब को रोकने के बराबर है। उसकी बजाय मैं दूसरे रास्ते की व्यवस्था करता और उस पीपा पुल में जो जहां पर 30 पीपा पुल के रास्ते बने हुए थे संगम स्थान की तरफ जाने के लिए, मैं उनमें से एक स्थान पहले से रिजर्व करके रख देता कि इसी रास्ते से वीआईपी लोगों का आना और जाना होगा, तो मुझे इस सैलाब को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर जो भी हुआ वो यही हुआ कि मूवमेंट को रोक दिया जाए और आईपीएस अधिकारी विजय किरण आनंद जी ने मूवमेंट को रुकवा दिया। और उसको रोकने का काम जिन्होंने किया वो हमारे दूसरे जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी थे, एसएसपी थे, उनका नाम है राजेश द्विवेदी। अपने अफसर के आदेशों का पालन करना इनकी जिम्मेदारी है। अब उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया, लोग वहां पर थके हुए थे, सो गए, और इन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए कि भीड़ जो और जमा होते जा रही है, यानी कि अगर आपके पास 10-20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और भी 10-20 लोग आ जाएंगे और 50 लोग आ जाएंगे, अगर एक साथ 500 लोग आ गए तो क्या करेंगे आप? तो राजेश द्विवेदी जी ने, जो एसएसपी हैं प्रयागराज में, उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि भीड़ एक जगह पर जमा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं तो सारी भीड़ तो बैरिकेडिंग के पास ही आकर के जमा हो जाएगी, और यही हुआ। करीब 10 लाख लोगों का जत्था बैरिकेडिंग के पास जमा होने लगा। सुबह 4 बजे स्नान करने का वक्त होगा, ये वो वक्त आने के पहले ही बैरिकेडिंग टूट जाती है। अब दोस्तों, यहां पर एक बात सोचने की है कि राजेश जी ने
राजेश द्विवेदी जी ने क्या गलती की, एसएसपी साहब ने क्या ऐसी गलती कर दी। एसएसपी साहब की ये गलती हो गई कि जो बैरिकेडिंग उन्होंने लगवाई, बैरिकेडिंग लगवाने के बाद जो लोग वहां पर सो रहे थे उनको एक तरफ करना चाहिए था, ताकि अगर बैरिकेडिंग टूट भी जाती है, क्योंकि इतने बड़े सैलाब को बैरिकेडिंग क्या रोक पाएगी, बैरिकेडिंग को भी लोगों ने रौंदते हुए यानी कि तोड़ दिया और अंदर घुस आए। अंदर जब घुस आए तो अंदर रास्ता कहाँ है, लोग सोए हुए हैं, और यही चूक राजेश जी से हो जाती है कि बैरिकेडिंग लगाने के बाद लोगों को एक और करना चाहिए था और एक रास्ता बनाना चाहिए था कि अगर बैरिकेडिंग टूटे तो लोग इस रास्ते से जाएंगे पुल तक, तो भगदड़ तो जरूर होगी लेकिन किसी की मौत नहीं होगी। कोई ऐसा सोया हुआ व्यक्ति किसी के पैरों के नीचे नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वही हुआ जिसका जो आप सोच रहे हैं, जो आपने टीवी में सुना, समाचार में सुना कि वहां पर भगदड़ हो गई। अब इसके बाद प्रयागराज से अगर आप संगम पहुंच भी गए तो वहां पहुंच करके आपने स्नान भी कर लिया, स्नान करने के बाद आप जाएंगे किस तरफ से, जाने का भी वही एक ही रास्ता था दोस्तों, यानी कि जिस रास्ते से आप संगम तक आए थे उसी रास्ते से प्रयागराज वापस जा रहे हैं। दोस्तों ये 4-6-10 लोगों की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन जब पूरी भीड़ संगम की ओर आ रही है और जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते से अगर आप वापस जाना चाहेंगे तो सामने बहुत सारी भीड़ आ रही है, जिनकी वजह से पुल पूरी तरह से जाम है, तो आप जा नहीं पाएंगे। और यही हुआ, दोनों तरफ से भीड़ का टकराव हुआ, और भीड़ का टकराव होता है तो कितनी बड़ी अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था पैदा हो जाती है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सेक्टर नंबर 3 के पास ये संगम नोज है। सेक्टर 3 के पास जो संगम नोज है वहीं पर लोग स्नान करने के लिए अपने को चुनते हैं, और वहीं तक पहुंचने के लिए, उसी संगम नोज पर पहुंचने के लिए ये 30 पुल बनाए गए थे, जो जिन्हें हम पीपा पुल कहते हैं। और 27 तारीख को 3 पुल चालू थे, 28 तारीख को 7 पुल चालू थे। इसी तरीके से बहुत कम पुलों का इस्तेमाल इस मेले में किया गया। क्यों इतने सारे मार्ग रहते हुए हम क्यों कम मार्गों का इस्तेमाल किए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो विनय कुमार मिश्रा जी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि भीड़ का आकलन करते हुए भीड़ को एक सही दिशा निर्देश दें ताकि भगदड़ ना मचे। इसके बाद जो चूक हुई इस मेले में, उसमें एक और बड़ा नाम आता है, विजय विश्वास पंत। विजय विश्वास पंत ये प्रयागराज के कमिश्नर हैं। खोवत है सो खोवत है, जब उठिए स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। विजय विश्वास पंत प्रयागराज के कमिश्नर हैं, इनसे भी बहुत बड़ी चूक हो जाती है। दोस्तों ये मेरा अनुभव है कि जितने भी बहुत बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे पर हैं, अक्सर करके छोटी बातें शायद उनको नहीं समझ में आती, बड़े बड़े काम वो कर लेते हैं। उन्होंने सोए हुए लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सोए हुए लोगों को उन्होंने आगाह करने के लिए वहां पर फील्ड में जाकर के, पुल के पास जाकर के वहां पर घोषणा क्या करते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि उठो, जल्दी उठो, जाओ, जल्दी आ गए हो तो उठो और जाकर स्नान करो और लोगों को भी स्नान करने के लिए मौका दो, क्योंकि
भगदड़ होने की संभावना है। दोस्तों, इस एक शब्द ने दूध में एक बूंद नींबू का जैसे पड़ जाए तो दूध फट जाता है, उसी तरीके से लोगों के दिमाग में हलचल मच गई। इस तरीके के घोषणा ने लोगों में हलचल ला दी और कुछ देर बाद ही जब बैरिकेडिंग टूटती है तो उसको रौंदते हुए वाकई में वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ का नतीजा है कि कई लोगों ने अपने लोगों को गंवा दिया। तो ये कहानी थी दोस्तों, ये हकीकत थी। ओवरऑल देखा जाए तो इस घटना के जिम्मेदार ये 6 लोग हैं और अगर यहाँ पर कोई भी भगदड़ नहीं होती, इन्हीं 6 लोगों को क्रेडिट भी जाता, कैसे निपट जाता, यानी संपन्न हो जाता। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इन्होंने कोई भी काम जानबूझ करके किया होगा, लेकिन जाने अनजाने में इस तरीके की छोटी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है कि एक परिवार बिखर सकता है, लोगों के पैरों के नीचे बच्चे आ सकते हैं। यानी कि बहुत दर्दनाक घटना हुई इस मौनी अमावस्या की रात को। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जो मुझे जानकारी देनी थी वो ये थी कि सिलसिलेवार मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से भगदड़ मची। मेरे ख्याल से काफी कुछ बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।